नमस्कार साथियों। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय लाहौर में फैली सांप्रदायिक हिंसा में इंसानियत के बचे रहने की कहानी है शरणदाता। अविश्वास और भय के माहौल में जब रक्षक ही भक्षक बन बैठा तो देविंदर लाल जी की जान कैसे बची। तो आइए सुनते हैं अज्ञेय जी द्वारा लिखित यह बेहद चर्चित कहानी जिसका नाम है शरणदाता। अरे देविंदर लाल जी, यह कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। रफीकुद्दीन वकील की वाणी में आग्रह था, चेहरे पर आग्रह के साथ चिंता और कुछ व्यथा का भाव। उन्होंने फिर दोहराया, यह कभी नहीं हो सकता देविंदर लाल जी। देविंदर लाल जी ने उनके इस आग्रह को जैसे कबूलते हुए पर अपनी लाचारी जताते हुए कहा, सब लोग चले गए हैं, आपसे मुझे कोई डर नहीं है, बल्कि आपका तो सहारा है। लेकिन आप जानते हैं कि जब एक बार लोगों को डर जकड़ लेता है और भगदड़ पड़ जाती है तो फिजा ही कुछ और हो जाती है। हर कोई हर किसी को शुभे की नज़र से देखता है और खामखा दुश्मन हो जाता है। आप तो मोहल्ले के सरवरा हैं, पर बाहर से आने जाने वालों का क्या ठिकाना। आप तो देख ही रहे हैं कैसी कैसी वारदातें हो रही हैं। रफीकुद्दीन ने बात काटते हुए कहा, नहीं साहब, हमारी तो नाक कट जाएगी। कोई बात है भला कि आप घर बार छोड़कर अपने ही शहर में पनाह गर्जी हो जाए। हम तो आपको जाने नहीं देंगे, बल्कि मैं तो कहूँ ज़बरदस्ती रोक लेंगे। मैं तो इसे मेजॉरिटी फ़र्ज मानता हूँ कि वह माइनॉरिटी की हिफाजत करे, उन्हें घर छोड़कर भागने नहीं दे। हम पड़ोसी की हिफाजत नहीं कर सके तो मुल्क की क्या खाक करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बाहर की तो खैर बात ही क्या, पंजाब में ही कोई हिंदू भी जहाँ उनकी बहुतायत है ऐसा ही सोच और कर रहे होंगे। आप नहीं जाइए, बिल्कुल नहीं, आपकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरे सिर बस। देविंदर लाल जी के पड़ोस के हिंदू परिवार धीरे धीरे एक एक करके खिसक गए थे। होता यह कि दोपहर शाम जब भी साक्षात होता, देविंदर लाल जी पूछते, कहो लाल जी, क्या सलाह बनाई है आपने। और वे उत्तर देते, जी सलाह क्या बनानी है, यही है, यहीं रहेंगे, फिर देखा जाएगा। पर शाम को या अगले दिन सवेरे देविंदर लाल जी देखते कि वे चुपचाप जरूरी सामान लेकर कहीं खिसक गए हैं, कोई लाहौर से बाहर, कोई लाहौर में ही हिंदुओं के मोहल्ले में। और अंत में यह परिस्थिति आ गई थी कि अब उनके दाहिनी और 4 मकान खाली छोड़कर एक मुसलमान गुजर का अहाता पड़ता था, जिसमें एक और गुजर की भैंसें और दूसरी ओर कई छोटे मोटे मुसलमान कारीगर रहते थे। बाईं ओर भी देविंदर और रफीकुद्दीन के मकानों के बीच के मकान खाली थे। मोजंग का अड्डा भी बीच में पड़ता था, जिसके बाद तो विशुद्ध मुसलमान बस्ती थी। देविंदर लाल जी और रफीकुद्दीन में पुरानी दोस्ती थी और एक एक आदमी के जाने पर उनमें चर्चा होती थी। अंत में जब एक दिन देविंदर लाल ने जताया कि मुझे भी अब चला जाना चाहिए, तो रफीकुद्दीन को धक्का लगा। उन्होंने व्यथित स्वर में कहा, देविंदर लाल जी, आप भी। अपने मित्र का आश्वासन पाकर देविंदर लाल जी रह गए। तब यह तय हुआ कि अगर खुदा न करे कोई खतरे की बात हुई भी तो रफीकुद्दीन उन्हें पहले ही खबर कर देंगे और हिफाजत का इंतज़ाम भी कर देंगे, चाहे जैसे हो। देविंदर लाल जी की स्त्री तो कुछ दिन पहले ही जालंधर अपने मायके गई हुई थी। उसे लिख दिया गया कि अभी वह वहीं रहे, ना आए। अब रह गए देविंदर जी और उनका पहाड़िया नौकर संतू। किंतु यह व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चली। चौथे ही दिन सवेरे उठकर उन्होंने देखा कि संतू तो भाग गया है। अपने हाथों चाय बनाकर उन्होंने पी, धोने को बर्तन उठा ही रहे थे कि रफीकुद्दीन ने आकर खबर दी, सारे शहर में मारकाट हो रही है, थोड़ी देर में मोजंग में भी हत्यारों के गिरोह बंद कर निकलेंगे, कहीं जाने का समय नहीं है। अपना ज़रूरी और कीमती सामान ले लो और उनके घर उनके साथ चल दो। यह बला टल जाए तो फिर आ जाएंगे। अब कीमती सामान तो कुछ नहीं था, गहना छन्ना वह सब स्त्री अपने साथ जालंधर लेकर चली गई थी। रुपया थोड़ा बहुत बैंक में था, ज़्यादा फैलाव उन्होंने किया नहीं, तो अपनी गृहस्थी को वैसे का वैसे ही छोड़ घंटे भर में ट्रंक और बिस्तर के साथ वे अपने मित्र रफीकुद्दीन के यहाँ पहुँच गए। तीसरे पहर उन्होंने देखा कि हुल्लड़ मोजंग में आ पहुंचा है।
शाम होते होते उनकी निर्निमेष आंखों के सामने ही उनके घर का ताला तोड़ा गया। जो कुछ था लुट गया। रात को जहां तहां लपटें उठने लगी और भादों की उमस धुआं खाकर और भी गला घोटू हो गई। रफीकुद्दीन भी आंखों में पराजय लिए चुपचाप देखते रहे। केवल एक बार उन्होंने कहा, यह दिन भी देखने को था आज़ादी के नाम पर, या अल्लाह। लेकिन खुदा जिसे घर से निकालता है उसे फिर गली में भी पनाह नहीं देता। देवेंद्र लाल जी घर से बाहर तो निकल ही नहीं सकते थे। रफीकुद्दीन ही आते जाते थे और शहर की खबर ले आते थे। देवेंद्र जी को सुनाते थे और फिर दोनों में बहुत देर तक देश के भविष्य पर आलोचना चलती रहती। देवेंद्र जी ने पहले तो लक्ष्य नहीं किया, लेकिन बाद में पहचानने लगे कि रफीकुद्दीन की बातों में कुछ चिंता का, कुछ एक और पीड़ा का भी स्वर है जिसे वह नाम नहीं दे सकते। कोई थकान, कोई उदासी, विरक्ति, पराजय या जाने क्या। शहर तो वीरान हो गया था। जहां तहां लाशें सड़ने लगी, घर लुट चुके थे और अब जल रहे थे। शहर के एक नामी डॉक्टर के पास कुछ प्रतिष्ठित लोग गए, यह प्रार्थना लेकर कि वे मोहल्ले में जाएं। उनकी सब लोग इज्जत करते हैं, इसीलिए उनके समझाने का असर होगा और मरीज भी वे देख सकेंगे। वे दो मुसलमान नेताओं के साथ निकले। 2-3 मोहल्ले घूमकर मुसलमानों की बस्ती में एक मरीज को देखने के लिए स्टेथोस्कोप निकालकर मरीज पर झुके ही थे कि मरीज के ही एक रिश्तेदार ने उनकी पीठ में छुरा भोंक दिया। और एक घटना, हिंदू मोहल्ले में रेलवे के एक कर्मचारी ने बहुत से निराश्रितों को अपने घर में जगह दी थी, जिनके घर बार सब लुट चुके थे। पुलिस को उसने खबर दी कि वे निराश्रित जो उसके घर में रुके हुए हैं, उनके घर की और माल की हिफाजत की जाए। पर पुलिस ने आकर शरणागतों के साथ उसे और उसके घर की स्त्रियों को गिरफ्तार कर ले गई। पीछे घर पर हमला हुआ, घर में आग लगा दी गई। 3 दिन बाद उसे और उसके परिवार को थाने से छोड़ा गया और हिफाजत के लिए हथियारबंद पुलिस के 2 सिपाही साथ में चले। थाने से 50 कदम के फासले पर पुलिस वाले ने अचानक बंदूक उठाकर उस पर और उसके परिवार पर गोली चलाई। वह और 3 स्त्रियां मारी गईं। उसकी मां और स्त्री घायल होकर गिर गई और सड़क पर ही पड़ी रही। विषाक्त वातावरण द्वेष और घृणा के चाबुक से तड़फड़ाते हुए हिंसा के घोड़े विष फैलाने को, संप्रदायों को, अपने संगठन और उसे भड़काने को पुलिस और नौकरशाही। देवेंद्र लाल जी को अचानक लगता कि वह और रफीकुद्दीन ही गलत हैं जो कि बैठे हुए हैं, जबकि सब कुछ भड़क रहा है, उफन रहा है, झुलस रहा है, जल रहा है। और वे लक्ष्य करते कि वह अस्पष्ट स्वर जो कि रफीकुद्दीन की बातों में पाते थे, धीरे धीरे कुछ स्पष्ट होता जाता है। एक लज्जित सी रुखाई का स्वर। हिंदुस्तान पाकिस्तान की अनुमानित सीमा के पास एक गांव में कई सौ मुसलमानों ने सिखों के गांव में शरण पाई। अंत में जब आसपास के गांवों के और अमृतसर शहर के लोगों के दबाव में उस गांव में उनके लिए फिर आसन्न संकट की स्थिति पैदा कर दी, तब गांव के लोगों ने अपने मेहमानों को अमृतसर स्टेशन पहुंचाने का निश्चय किया, जहां से वे सुरक्षित मुसलमान इलाके में जा सकें। और 200-250 आदमी किरपाने निकालकर उन्हें घेरे में लेकर स्टेशन पहुंचा आए। किसी को कोई क्षति नहीं पहुंची। घटना सुनकर रफीकुद्दीन ने कहा, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना ही पड़ता है। यहाँ तो पूरा गांव था, फिर भी उन्हें हारना पड़ा, लेकिन आखिर तक उन्होंने निभाा। इसकी तो उन्हें दाद देनी चाहिए कि उन्हें पहुंचा आए। देवेंद्र लाल जी ने हामी भरी, लेकिन सहसा पहला वाक्य उनके स्मृति पटल पर उभर आया, आखिर तो लाचारी होती है, अकेले इंसान को झुकना पड़ता है। उन्होंने एक तीखी नज़र से रफीकुद्दीन की ओर देखा, पर वे कुछ बोले नहीं। दोपहर में 6-7 आदमी रफीकुद्दीन से मिलने आए। रफीकुद्दीन ने उन्हें अपनी बैठक में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। 1.5-2 घंटे तक बातें हुई। सारी बात प्रायः धीरे धीरे ही हुई। बीच बीच में कोई स्वर ऊंचा उठ जाता था जो देवेंद्र लाल जी के कान में पड़ जाता। बेवकूफ़ी, गद्दारी, इस्लाम। वाक्यों को पूरा करने की कोशिश उन्होंने नहीं की।
2 घंटे बाद जब उनको विदा करके रफ़ीकुद्दीन बैठक से निकलकर बाहर आए, तब भी उनसे लपक कर पूछने की स्वाभाविक प्रेरणा को उन्होंने दबा लिया। रफ़ीकुद्दीन उनकी ओर बिना देखे चेहरा झुकाए उनकी बगल से निकलकर भीतर जाने लगे। तब देवेंद्र लाल जी से नहीं रहा गया और उन्होंने आग्रह के स्वर में पूछा, क्या बात है रफ़ीक साहब, सब खैर तो है? रफ़ीकुद्दीन ने मुंह उठाकर एक बार उनकी ओर देखा और बोले, नहीं। अब देवेंद्र लाल जी ने कहा, मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपको जलील होना पड़ रहा है और खतरा उठाना पड़ रहा है, सो अलग, लेकिन आप मुझे जाने दीजिए। मेरे लिए आप जोखिम ना लें। आपने जो कुछ किया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आपका एहसान। रफ़ीकुद्दीन ने दोनों हाथ देवेंद्र लाल जी के कंधों पर रख दिए और कहा, देवेंद्र लाल जी। उनकी सांसें तेज चलने लगी, फिर सहसा भीतर चले गए। लेकिन खाने के वक्त देवेंद्र लाल जी ने फिर सवाल उठाया तो बोले, आप खुशी से न जाने देंगे तो मैं चुपचाप खिसक जाऊंगा। आप सच सच बताइए, आपसे उन्होंने क्या कहा? धमकियां देते रहे और क्या? फिर भी क्या धमकी आखिर? धमकी को भी क्या होती है क्या? उन्हें शिकार चाहिए। हल्ला करने पर न मिलेगा तो आग लगा कर लेंगे। ऐसा? तभी तो मैं कहता हूँ मैं चला जाता हूँ। मैं इस वक्त अकेला आदमी हूँ, कहीं भी निकल जाऊँगा। आप घर बार वाले आदमी हैं। ये लोग तो सब तबाह करने पर तुले हुए हैं, गुंडे हैं बिल्कुल। तो मैं आज ही चला जाऊँगा। यह कैसे हो सकता है? आखिर आपको चले जाने से हम ही ने तो रोका है। हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी है। आपने भला चाहकर ही रोका था, उसके आगे कोई जिम्मेदारी नहीं है। पर आप जाएंगे कहाँ? देखा जाएगा। नहीं, यह नामुमकिन बात है। किंतु बहस के बाद तय हुआ कि देवेंद्र लाल जी वहाँ से टल जाएंगे। रफ़ीकुद्दीन और कहीं पड़ोस में उनके एक और मुसलमान दोस्त के यहाँ छिपकर रहने का प्रबंध कर देंगे। वहाँ तकलीफ तो होगी पर खतरा नहीं होगा, क्योंकि देवेंद्र लाल जी घर में ही रहेंगे। वहाँ पर रहकर जान की हिफाजत तो रहेगी। तब तक कुछ और उपाय सोचा जाएगा। देवेंद्र लाल शेख अताउल्लाह के अहाते के अंदर पिछली तरफ पेड़ों की झुरमुट की आड़ में बनी हुई एक गैराज में पहुंच गए। ठीक गैराज में तो नहीं, गैराज के बगल में एक कोठरी थी जिसके सामने दीवारों से घिरा एक छोटा सा आंगन था। पहले शायद यह ड्राइवर के रहने के काम आती हो। कोठरी में ठीक सामने गैराज की तरफ किवाड़ों को छोड़कर खिड़की वगैरह नहीं थी। एक तरफ एक खाट पड़ी थी, आले में एक लोटा, फर्श कच्चा मगर लिपा हुआ। गैराज के बाहर लोहे की चादर का मजबूत फाटक था जिसमें ताला पड़ा था। फाटक के अंदर ही कच्चे फर्श में एक गड्ढा खुदा हुआ था जिसकी एक और चूना मिट्टी का ढेर और एक मिट्टी का लोटा देखकर गड्ढे का उपयोग समझते उन्हें देर नहीं लगी। देवेंद्र लाल जी का ट्रंक और बिस्तर जब कोठरी के कोने में रख दिए गए और बाहर आंगन का फाटक बंद करके उसमें भी ताला लगा दिया गया, तब थोड़ी देर वे हतबुद्धि खड़े रहे। यह है आज़ादी। पहले विदेशी सरकार लोगों को कैद करती थी, वे आज़ादी के लिए लड़ना चाहते थे। अब अपने ही भाई अपनों की तन्हाई कैद कर रहे हैं, क्योंकि वे आज़ादी के लिए ही लड़ाई रोकना चाहते हैं। फिर मानव प्राणी का स्वाभाविक वस्तुवाद जागा और उन्होंने गैराज, कोठरी, आंगन का निरीक्षण इस दृष्टि से आरंभ किया कि क्या क्या सुविधाएं वे अपने लिए कर सकते हैं। गैराज ठीक है, थोड़ी सी दुर्गंध होगी, ज़्यादा नहीं। बीच का किवाड़ बंद, काम चलाऊ रोशनी आंगन से प्रतिबिंबित होकर आती रहेगी, क्योंकि आंगन की एक और सामने के मकान की कोने वाली बत्ती से रोशनी थोड़ी सी आती है। बल्कि आंगन में इस जगह खड़े होकर शायद कुछ पढ़ा भी जा सके, लेकिन पढ़ने को तो कुछ नहीं, यह तो ध्यान ही नहीं रहा। देवेंद्र लाल जी फिर ठिठक गए। सरकारी कैद में तो गा चिल्ला तो सकते हैं, पर यहाँ तो चुप ही रहना होगा। उन्हें याद आया, उन्होंने पढ़ा है जेल में लोग चिड़िया, कबूतर, गिलहरी, बिल्ली आदि से दोस्ती करके अकेलापन दूर करते हैं। यह भी न होती तो कोठरी में मकड़ी, चींटी आदि का अध्ययन करके। उन्होंने एक बार चारों तरफ नज़र दौड़ाई। मच्छरों से भी बंधुभाव हो सकता है, पर यह मन किसी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा है।
वे आंगन में खड़े होकर आकाश देखने लगे, आज़ाद देश का आकाश, और नीचे से अभ्यर्थना में जलते हुए घरों का धुआं, धूपेन धाप्यापम, लाल चंदन, रक्त चंदन। अचानक उन्होंने आंगन की दीवार पर एक छाया देखी, एक बिलार। उन्होंने बुलाया, आओ आओ, पर वह वहीं बैठा स्थिर दृष्टि से ताकता रहा। जहाँ बिलार आता है वहाँ अकेलापन नहीं है। देवेंद्र लाल जी ने कोठरी में जाकर बिस्तरा बिछाया और थोड़ी देर में निर्द्वंद भाव से सो गए। दिन छिपे के वक्त केवल एक बार खाना आता था, यूँ वे 2 वक्त के लिए भी वो काफ़ी होता था। उसी समय कोठरी और गिराज के लोटे भर दिए जाते थे। लाता था एक जवान लड़का, जो नौकर तो नहीं था। देवेंद्र लाल जी ने अनुमान लगाया कि ये शेख साहब का लड़का होगा। वह बोलता बिल्कुल नहीं था। पहले दिन उन्होंने पूछा, शहर का क्या हाल है? तो उसने एक अजनबी दृष्टि से उन्हें देख लिया। फिर पूछा, अच्छा अभी अमन हुआ या नहीं? तो उसने नकारात्मक सिर हिला दिया। और सब खैरियत? तो फिर सिर हिलाया, हाँ। देवेंद्र लाल जी चाहते तो खाना दूसरे वक्त के लिए रख सकते थे, पर एक बार आता तो एक बार ही खा लेना चाहिए। यह सोचकर वे डरकर खा लेते थे और बाकी बिलार को दे देते थे। बिलार खूब हिल गया, आकर गोद में बैठ जाता और खाता रहता। फिर हड्डी बड्डी लेकर आंगन के कोने में बैठकर चबाता रहता, या ऊब जाता तो देवेंद्र लाल जी के पास आकर घुरघुराने लगता। इस तरह शाम कट जाती थी, रात घनी हो जाती थी, तब वे सो जाते थे। सुबह उठकर आंगन में कुछ वर्जिश कर लेते थे कि शरीर ठीक रहे। बाकी दिन कोठरी में बैठे कभी कंकड़ों से खेलते तो कभी आंगन की दीवार पर बैठने वाली गोरैया देखते, कभी दूर से कबूतर के गुटरगू सुनते और कभी सामने के कोने से शेख जी के घर के लोगों की बातचीत भी सुन लेते थे। अलग अलग आवाज़ें वे पहचानने लगे थे और 3-4 दिन में ही वे घर के भीतर के जीवन और व्यक्तियों से परिचित हो गए थे। एक भारी जनाना आवाज़ थी शेख साहब की बीवी की, और एक तीखी जनाना आवाज़ थी जिसके स्वर में वय का खुरदुरापन था। घर की कोई बुजुर्ग स्त्री होगी। एक विनीत युवा स्वर भी था जो प्रायः पहले की आवाज़ जेबू जेबुनी पुकार के उत्तर में कहता था। वो शायद शेख साहब की लड़की ज़ेबुन्निसा का स्वर था। 2 मर्दानी आवाज़ें भी सुनाई पड़ती थीं, शेख साहब के लड़के की और एक बड़ी भारी और चर्बी से चिकनी आवाज़ शेख साहब की। ज़ेबू की आवाज़ से देवेंद्र लाल जी को लगाव था। घर की युवती लड़की की आवाज़ थी। इस स्वाभाविक आकर्षण से नहीं, वह विनीत थी इसलिए। मन ही मन में वे ज़ेबुन्निसा के बारे में अपने ऊहापोह का रोमानी खेल बाड़ कहकर अपने को थोड़ा झिझक भी लेते थे, पर अक्सर वे यह सोचते थे कि क्या यह आवाज़ भी लोगों में फिरका परस्ती का जहर भरती होगी। शेख साहब पुलिस के किसी दफ्तर में शायद हेड क्लर्क हैं। देवेंद्र लाल जी को यहाँ लाते समय रफ़ीकुद्दीन ने यही कहा था कि पुलिस का घर तो सुरक्षित होता है। वह बात तो ठीक है, लेकिन सुरक्षित होता है इसलिए शायद बहुत से उपद्रवों की जड़ भी होता है। ऐसे घर में लोग जहर फैलाने वाले हों तो अचंभा क्या। लेकिन खाते वक्त भी वे सोचते, खाने में कौन सी चीज़ किस हाथ की बनी होगी, परोसा किसने होगा। सुनी बातों से वे जानते थे कि पकाने में बड़ा हिस्सा तो उस तीखी खुरदुरी आवाज़ वाली स्त्री का रहता था, पर परोसना शायद ज़ेबुन्निसा के ही जिम्मे था। और यही सब सोचते सोचते देवेंद्र लाल जी खाना खाते और कुछ ज़्यादा ही खा लेते थे। खाने में बड़ी बड़ी मुसलमानी रोटी के बजाय छोटे छोटे हिंदू फुलके देखकर देवेंद्र लाल जी के जीवन की एक रस्ता में थोड़ा परिवर्तन आया। मांस तो था, लेकिन आज रबड़ी भी थी, जबकि पीछे मीठे के नाम पर एक आध बार शाह टुकड़ा और एक बार फिरनी आई थी। आबिद जब खाना रखकर चला गया तब देवेंद्र लाल क्षण भर उसे देखते रहे। उनकी उंगलियां फुलकों से खेलने सी लगी। उन्होंने एक आध को उठाकर फिर रख दिया। पल भर के लिए अपने घर का दृश्य उनकी आंखों के आगे दौड़ गया। उन्होंने फिर 2-1 फुलके उठाए और फिर रख दिए। हठात वे चौंके। 3-1 फुलकों की तह के बीच में कागज़ की एक पुड़िया सी पड़ी थी। देवेंद्र लाल जी ने पुड़िया खोली। पुड़िया में कुछ नहीं था।
वे उसे गोल करके फेंक देने ही वाले थे कि हाथ ठिठक गया। उन्होंने कोठरी से आंगन में जाकर कोने में पंजों पर खड़े होकर बाहर की रोशनी में पुर्जा देखा। उस पर कुछ लिखा था, केवल एक सतर, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा, खाना कुत्ते को खिलाकर खाइएगा। देवेंद्रलाल जी ने कागज की चिंदियाँ की, चिंदियों को मसला, कोठरी से गैराज में जाकर उसे गड्ढे में डाल दिया। फिर आंगन में लौट आए और टहलने लगे। मस्तिष्क ने कुछ नहीं कहा, सन रह गया। केवल एक नाम उसके भीतर खोया सा चक्कर काटता रहा, जेबू जेबू जेबू। थोड़ी देर बाद वह फिर खाने की तरफ खड़े हो गए। यह उनका खाना है, देवेंद्रलाल जी का, मित्र के नहीं तो मित्र के यहाँ से आया है, और उनके मेज़बान के, उनके आश्रयदाता के, जेबू के पिता के। कुत्ता यहाँ कहाँ है? वे टहलने लगे। आंगन की दीवार पर छाया सर की बिलार बैठा था। देवेंद्रलाल जी ने उसे बुलाया। वह लपक कर उनके कंधे पर आ गया। वे उसे गोद में लेकर खिलाने लगे, पीठ सहलाने लगे। वह गुरगुराने लगा। देवेंद्रलाल जी उसे कोठरी में ले गए। थोड़ी देर बिलार को पुकारते रहे, पुचकारते रहे, फिर धीरे धीरे बोले, देखो बेटा, तुम मेरे मेहमान, मैं शेख का मेहमान, है ना? तो वे जो मेरे साथ करना चाहते हैं वही मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। चाहता नहीं हूँ पर करने जा रहा हूँ। वे भी चाहते हैं या नहीं पता नहीं, ये तो वो ही जाने, पर मैं तुम्हारे साथ वह करना चाहता हूँ जो मेरे साथ वे पता नहीं करना चाहते हैं या नहीं। सारी बातें गड़बड़ हो गई। अच्छा, रोज मेरी झूठन तुम खाते हो, पर आज मैं तुम्हारी खाऊंगा, ठीक है? तो लो ये खाओ। बिलार ने मांस खाया, हड्डी झपटना चाहता था, पर देवेंद्रलाल जी ने उसे गोद में लिए लिए ही रबड़ी खिलाई। वह सब चाट गया। देवेंद्रलाल जी उसे गोदी में लिए सहलाते रहे। जानवरों में तो सहज ज्ञान होता है, खाद्य अखाद्य का, नहीं तो वे बचते कैसे? सब जानवरों में होता है। बिल्ली तो जानवरों में शायद सबसे अधिक ज्ञान के सहारे जीने वाली है, तभी तो कुत्ते की तरह वह पलती नहीं। बिल्ली जो खा ले वह सर्वथा खाद्य है। यूँ बिल्ली बड़ी मछली भी खा ले, जिसे इंसान न खाए वह और बात है। सहसा बिलार जोर से गुस्से से चीखा और उछलकर गोद से बाहर जा कूदा। चीखता गुर्राता सा कूदकर दीवार पर चढ़ा और गैराज की छत पर जा पहुंचा। वहां से थोड़ी देर तक उसके कानों में अपने आसपास से ही लड़ने की आवाज़ आती रही। फिर धीरे धीरे गुस्से का स्वर, दर्द का स्वर, और फिर एक करुण रिरियाहट, एक दुर्बल चीख में, एक बुझती हुई कराह में, और फिर एक सहसा चुप हो जाने वाली लंबी सांस में। ओह, तो वह मर गया। देवेंद्रलाल जी फिर खाने को देखने लगे। वह कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, पर देवेंद्रलाल जी की आंखें निस्पंद उसे देखती रही। आज़ादी, भाईचारा, देश, राष्ट्र, एक ने कहा हम जोर करके रखेंगे और रक्षा करेंगे, पर घर से निकाल दिया। दूसरे ने आश्रय दिया और विष दे दिया, और साथ में चेतावनी भी दी कि विष दिया जा रहा है। देवेंद्रलाल जी का मन ग्लानि से उमड़ आया। इस धक्के को राजनीति की भुरभुरी रेत की दीवार के सहारे नहीं, दर्शन के सहारे ही झेला जा सकता था। उन्होंने जाना कि दुनिया में खतरा बुरे की ताकत के कारण नहीं, अच्छे की दुर्बलता के कारण है। भलाई की साहसहीनता ही बड़ी बुराई है। घने बादल से रात नहीं होती, सूरज के निस्तेज हो जाने से होती है। उन्होंने खाना उठाकर बाहर आंगन में रख दिया। 2 घूंट पानी पिया, फिर टहलने लगे। तनिक देर बाद उन्होंने आकर ट्रंक खोला। एक बार सरसरी दृष्टि से सब चीज़ों को देखा। फिर ऊपर के खाने में 2-1 कागज़, 2-1 फ़ोटो, एक बैंक की पासबुक और एक बड़ा सा लिफाफा निकालकर एक काले शेरवानी नुमा कोट की जेब में रखकर कोट पहन लिया। आंगन में आकर एक क्षण भर कान लगाकर सुना। फिर वे आंगन की दीवार पर चढ़कर बाहर फांद गए और बाहर सड़क पर निकल आए। वे स्वयं नहीं जान सके कि कैसे। इसके बाद की घटना नहीं है। घटनाएं सब अधूरी होती हैं, पूरी तो कहानी होती है। कहानी की संगति मानवीय तर्क या विवेक या कला या सौंदर्य बोध की बनाई हुई संगति है, पर मानव शक्ति, काल या प्रकृति या संयोग या देव या भगवान की बनाई हुई संगति है। इसीलिए मानव को सहसा दिखती भी नहीं।
तो इसके बाद जो कुछ हुआ और जैसे हुआ बताना ज़रूरी नहीं। इतना बताने से काम चल जाएगा कि 1.5 महीने बाद अपने घर का पता लेने के लिए देवेंद्र लाल जी अपना पता देकर दिल्ली रेडियो से अपील करवा रहे थे, तब एक दिन उन्हें लाहौर की मुहर वाली एक छोटी सी चिट्ठी मिली। लिखा था, आप बचकर चले गए, इसके लिए खुदा का लाख लाख शुक्र है। मैं मानती हूँ कि रेडियो पर जिनके नाम आपने अपील की है वे सब सलामती से आपके पास पहुँच जाए। अब्बा ने जो किया या करना चाहा उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और यह भी याद दिलाती हूँ कि उसकी काट मैंने ही कर दी थी। एहसान नहीं जताती, मेरा कोई एहसान आप पर नहीं है। सिर्फ यह इल्तिजा करती हूँ कि आपके मुल्क में अक़लियत का कोई मज़लूम हो तो याद कर लीजिएगा, मतलब कोई ऐसा ही पीड़ित हो तो याद कर लीजिएगा। इसलिए नहीं कि वह मुसलमान है, बल्कि इसलिए कि आप इंसान हैं। खुदा हाफिज़। देवेंद्र लाल जी की स्मृति में शेखुल्लाह की चर्बी से चिकनी भारी आवाज़ गूंज गई, ज़ेबू ज़ेबू। और फिर गैराज की छत पर छटपटाकर धीरे धीरे शांत होने वाली बिलार की वह दर्द भरी कराह जो केवल एक लंबी सांस बनकर चुप हो गई थी। उन्होंने चिट्ठी को छोटी सी गोली बनाकर चुटकी से उड़ा दिया। तो साथियों, ये थी कहानी शरणदाता, जो विभाजन की त्रासदी में इंसानियत की खोज कर रही थी। आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर टिप्पणी लिखिएगा। शुक्रिया।